नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 8th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अफ्रीका की तंजानिया में एक छोटा सा गाँव था जहाँ पे मम्बा रहती थी और मम्बा सुबह जल्दी उठती थी। क्यों? पानी लाने के लिए, क्योंकि उसे पानी लाने काफ़ी दूरी पे जाना था, तो इसलिए वह सुबह जल्दी उठती थी। काफ़ी दूरी पे चलने के बाद उसे कुछ घंटों बाद ही वापस आना होता था और उसके बाद जब वह घर पे आती थी तो अपने मदर की हेल्प करती थी घर में। और उसके बाद वह अपने ब्रदर को ज्वाइन कर लेती थी, यानी अपने भाई की हेल्प करती थी। किस लिए? अपनी जो उसकी बकरियां थी उसकी देखभाल करने के लिए। तो उनकी फैमिली के पास ज़्यादा कुछ नहीं था। उनकी फैमिली के पास एक छोटा सा लैंड का पीस था, जो कि एक रॉकी लैंड का पीस था, यानी खेत था, जो कि उनके हट के, यानी कि उनकी जो झोपड़ी थी उसके अराउंड था। ठीक है? तो मम्मा के जो फादर थे वो मुश्किल से उसपे मेज़ या कुछ मेज़ और बीन्स ग्रो कर पाते थे ऑन इट आफ्टर टॉयलिंग हार्ड। बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद, टॉयलिंग हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना। ठीक है? तो क्योंकि ये एक रॉकी लैंड था तो मम्मा के फादर ज़्यादा कुछ इसपे ग्रो नहीं कर पाते थे, बट बारली कभी वो क्या करते थे, वो ये मेज़ और बीन्स जो है ग्रो कर पाते थे। तो और उनकी फैमिली को खाने के लिए, पूरे साल खाने के लिए यहाँ यह इनफ नहीं होता था। अब दूसरी जगह चलते हैं। पीटर पीटर जो कि न्यूजीलैंड का जो शीप रियरिंग रीजन था, उसके सेंटर में, उसके बीच में रहता था, जहाँ पे उसकी फैमिली क्या करती थी, उसकी फैमिली एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री रन कराती थी। और एवरी डे जब वह स्कूल से वापस आता था, कौन? पीटर, तो वह देखता था कि उसके जो अंकल हैं, वे उनकी भेड़ों का, जो उसकी भेड़ें हैं, शीप हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं। तो उनका जो शिपयार्ड था वो कहाँ पे सिचुएटेड था? वह एक वाइड ग्रासी प्लेन पे सिचुएटेड था, जिसके काफ़ी दूर बाद क्या था? हिल्स थी, ठीक है? पहाड़ियाँ थी। तो इसे एक साइंटिफिक वे में मैनेज किया जाता था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। पीटर्स की जो फैमिली थी वह वेजिटेबल भी ग्रो करती थी, किसके थ्रू? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू, ठीक है? तो हमने देखा कि मम्बा और पीटर दोनों वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में रहते हैं और दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट लाइफ जीते हैं। तो ये डिफरेंट किस वजह से है? जो दोनों की लाइफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो लाइफ जीते हैं, यह किस वजह से है? तो यह है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड। जो लैंड की क्वालिटी है उसमें डिफरेंस होने की वजह से, सॉइल डिफरेंट होने की वजह से, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल के डिफरेंट होने की वजह से, यहाँ तक कि जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है उसके भी डिफरेंट होने की वजह से ऐसा है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इन द मेन रीजन प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो हमने जो देखा कि ये रीजन एक दूसरे से बिल्कुल डिफर है। यहाँ पे जो लाइफ जी रहे हैं दोनों बिल्कुल डिफरेंट वे में जी रहे हैं। तो ये डिफरेंस है क्यों? बिकॉज ऑफ द सच रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज, इस प्रकार के रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होने की वजह से। लैंड, तो दोस्तों जो लैंड है वह हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज में से एक है, ठीक है? यानी जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनमें से एक है क्या? लैंड। तो लैंड अर्थ की सरफेस का टोटल कितना एरिया कवर करता है? 30% एरिया कवर करता है, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है? और ये टोटल जो 30% एरिया है दोस्तों, ये सारा का सारा हैबिटेबल नहीं है, यानी रहने के योग्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो पूरा 30% लैंड है उस पर सारे लोग रहते ही हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि 90% जो वर्ल्ड का जो 90% पॉपुलेशन है, वह केवल कितने 30% लैंड के एरिया पे रहता है, ठीक है? यानी जो लैंड का एरिया है, उस लैंड के एरिया के 30% पे कौन रहता है? वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन। और जो रिमेनिंग 70% है, वर्ल्ड का रिमेनिंग लैंड का 70% एरिया है, उस पे वह या तो स्पार्सली पॉपुलेटेड है या तो अनइनहैबिटेड है। या स्पार्सली पॉपुलेटेड यानी इक्का दुक्का करके लोग रहते हैं, या तो बिल्कुल अनइनहैबिटेड है, यानी कि वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, ठीक है? तो हमने देखा कि जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। तो हमने क्या देखा कि जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में, वो क्या है? अनइवन है, ठीक है? यानी वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल अनइवन है, यानी हर जगह समान नहीं है। ऐसा नहीं कि सारी जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों, वह अनइवन है। तो मेनली किस वजह से? इसके पीछे का रीजन है ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। लैंड की वेरिड कैरेक्टरिस्टिक की वजह से और वेरिड क्लाइमेट होने की वजह से, यानी कि
हर जगह का जो हर जगह की जो लैंड की कैरेक्टरिस्टिक है, जो लैंड की विशेषताएं हैं वे डिफरेंट है, वेरी करती हैं, और जो क्लाइमेट है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, अब जैसे देखेंगे जो रग टोपोग्राफी का एरिया हो गया, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन यानी माउंटेन का जो स्टीप स्लोप वाला एरिया हो गया, और ऐसा एरिया जहाँ पे पानी लगता हो, बारिश के टाइम में पानी लग जाता है, वाटर लॉगिंग होता हो। डिजर्ट एरियाज हो गया यानी रेगिस्तान एरिया। उसके बाद जो थिक फॉरेस्टेड एरियाज हो गए, इन नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं, जो कि क्या है, स्पार्सली पॉपुलेटेड यानी काफी दूरी दूरी पे लोग रहते हैं, इक्का दुक्का करके लोग रहते हैं, या तो अनइनहेबिटेड है। अनइनहेबिटेड का मतलब वहां पे कोई नहीं रहता है। ठीक है, और जो वर्ल्ड के प्लेन्स वाले एरिया हो गए, और जो रिवर वैलीज हो गई, जो कि ऑफर करते हैं सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल लैंड ऑफर करती हैं। ठीक है, यानी कि जो जो प्लेन एरिया हो गया दोस्तों, और जो रिवर वैली एरिया हो गया, वो क्या होती है, फर्टाइल रहती है। जैसे यहाँ से रिवर जा रही है, ये वाला यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, तो यहाँ से रिवर जा रही है, ये पूरा एरिया प्लेन रहता है। ठीक है, प्लेन रहता है, फिर ये पूरा एरिया क्या रहता है, फर्टाइल रहता है, जो कि ऑफर करता है सुटेबल लैंड एग्रीकल्चर के लिए, यानी एग्रीकल्चर के लिए अच्छी जमीन रहती है। तो ये क्या है, ये डेंसली पॉपुलेटेड है। दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो जो वैली रीजन है यानी रिवर वैली एरिया, जो प्लेन एरिया है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, लैंड यूज। तो दोस्तों लैंड का यूज हम डिफरेंट पर्पस के लिए करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए करते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, और हाउसेस बनाने के लिए यानी कि घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, और इंडस्ट्रीज बनाने के लिए हम लैंड का यूज करते हैं। तो इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, इसको हम लैंड यूज बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो लैंड का यूज होता है उसको किस हिसाब से, किस फैक्टर के बेस पे उसको डिटरमिन किया जाता है। तो द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमिन्ड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो दोस्तों जो लैंड की यूज को किसके बेसिस पे डिटरमिन किया जाता है, फिजिकल फैक्टर जैसे कि टोपोग्राफी के बेसिस पे, सॉइल के बेसिस पे, क्लाइमेट के बेसिस पे, मिनरल के बेसिस पे, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बेसिस, यानी कि वहाँ का टोपोग्राफी क्या है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उसके बाद मिनरल्स कैसे हैं, उसके बाद वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो यूज ऑफ लैंड यानी कि अब यहाँ एक लैंड इधर है, एक लैंड इधर है। ठीक है, तो अब यह यहाँ पे एक फिजिकल फैक्टर डिफाइन करेंगे कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ के, यानी कि ये जो लैंड है ना, इसका कहने का मतलब लैंड का यूज किसके लिए किया जाए, यानी यहाँ पे क्या बेस्ट रहेगा यूज करना इस लैंड पे। तो यह डिटरमिन किया जाता है फिजिकल फैक्टर टोपोग्राफी के साथ, यानी कि यहाँ का टोपोग्राफी कैसा है, सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, उसके बाद यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कैसी है। ठीक है, तो ये हो गए फिजिकल फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर जैसे कि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी आर आल्सो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। तो लैंड यूज पैटर्न के इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं कौन, ह्यूमन फैक्टर जैसे कि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी। लैंड है दोस्तों, उसको ओनरशिप के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो प्राइवेट लैंड, दूसरा कम्युनिटी लैंड। जो प्राइवेट लैंड होता है वो इंडिविजुअल के द्वारा ओन किया जाता है, यानी उसका जो मालिक होता है इंडिविजुअल होता है, जबकि जो कम्युनिटी लैंड होती है वह कम्युनिटी के द्वारा यूज किया जाता है, किसके लिए, कॉमन यूज के लिए। कॉमन यूज इन सेंस पब्लिक की यूज के लिए, जैसे कि कलेक्शन ऑफ फोडर, फोडर के कलेक्शन के लिए, फ्रूट के लिए, नट के लिए, और मेडिसिनल हर्ब्स के लिए। तो इन कम्युनिटी लैंड को और क्या बोला जाता है, इनको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये कॉमन लोगों की प्रॉपर्टी होती है, पूरी पब्लिक की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इनको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज बोलते हैं। इस पर किसी इंडिविजुअल का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, लोग पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे क्या हो रही है, बढ़ रही है, और पॉपुलेशन के साथ उनकी जो डिमांड है वो भी ग्रो हो रही है, बट जो लैंड की अवेलेबिलिटी है, जो लैंड हमारे लिए उपलब्ध है, वह क्या है, लिमिटेड है। ऐसा तो है नहीं ना कि जैसे 70% वाटर है, 30% लैंड है, तो हमारा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ा तो जो लैंड भी 35% बढ़ गई, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हमारा जो जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वह बढ़ रही है, उसके साथ उनका डिमांड भी ग्रो हो रहा है, बट जो लैंड है उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसा कि हम जानते हैं जो लैंड की क्वालिटी वह प्लेस टू प्लेस डिफर करती है। पीपल स्टार्टेड encroaching the common land to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas and to expand the agricultural land in the rural area। तो लोगों ने क्या किया, encroach करना मतलब अतिक्रमण करना। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया कि अर्बन एरियाज में
कॉमर्शियल एरिया बनाने के लिए और हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए जो कॉमन लैंड था, जो पब्लिक का लैंड था, उसको इनक्रोच करना स्टार्ट कर दिया, यानी उस पर अतिक्रमण करने लगे। ठीक है। और रूरल एरियाज में अपनी जो एग्रीकल्चरल लैंड थी उसको एक्सपैंड करने के लिए क्या किए, कॉमन लैंड पे अतिक्रमण करने लगे। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। तो दोस्तों आज जो वास्ट चेंजेस हैं लैंड यूज पैटर्न में, वो हमारी जो सोसाइटी है उसके कल्चरल चेंजेस को भी रिफ्लेक्ट करता है, यानी वो आज की सोसाइटी के जो कल्चरल चेंजेस है ना वो भी दिखाता है। जैसे लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो दोस्तों एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन से और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से जो लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन, ये जो है कि मेजर थ्रेट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, यानी खतरा बने हुए हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं चेंजेस इन लैंड यूज ओवर टाइम। पहले कितना था, झोपड़ी बना के लोग रहते थे, यहाँ तक तो सही था, फिर घर बनाने लगे, फिर उसके बाद देखिए कितना डेंसली, उसके बाद डेंस जो लैंड का यूज था बढ़ता चला गया। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, अब जो लैंड रिसोर्स है उसको किस प्रकार से कंजर्व किया जाए। तो जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है उसके साथ उनका जो डिमांड ग्रो हो रहा है, हैज टू, इससे क्या हो रहा है कि एक लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन हो गया फॉरेस्ट कवर का और अरेबल लैंड का। ठीक है। और इससे क्या हुआ कि एक डर बना हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज का, जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है लैंड, उसको खत्म होने का एक डर बना हुआ है। ठीक है। हमने देखा कि पॉपुलेशन के ग्रो होने से और उनकी बढ़ती डिमांड की वजह से एक जो फॉरेस्ट कवर है और जो अरेबल लैंड है उसका एक लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन हुआ, और इससे जो नेचुरल रिसोर्स लैंड जो है उसके खत्म होने का एक खतरा सा हमको बना हुआ है। इसलिए द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक, चेक मतलब रोकना। तो दोस्तों इसलिए जो प्रेजेंट रेट है डिग्रेडेशन का उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। अफोरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, regulated use of chemical pesticide and fertilizers and check on overgrazing are some of the common method used to conserve land resources। तो दोस्तों लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करने के कुछ कॉमन मेथड हैं। क्या है, कुछ कॉमन मेथड है, जैसे अफोरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, जो केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का एक रेगुलेटेड यूज, और उसके बाद जो ओवरग्रेजिंग है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। ठीक है। सॉयल, तो दोस्तों जो अर्थ है ये हमारा अर्थ है। ठीक है। अर्थ को चारों साइड में एक थिन लेयर है, किसका थिन लेयर है, ग्रेनी सब्सटेंस का। ठीक है। यानी कि अगर ये हमारा अर्थ है इसके चारों साइड एक ग्रेनी सब्सटेंस का थिन लेयर है, तो इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम सॉइल बोलते हैं। तो यह क्लोजली लिंक्ड है किससे, लैंड से। और लैंड फॉर्म जो लैंड फॉर्म होता है वो डिटरमिन करता है किसको, टाइप ऑफ सॉइल को, यानी कि किस टाइप की सॉइल होगी वो लैंड फॉर्म डिटरमिन करता है। सॉइल किसका बना होता है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और विदर्ड रॉक्स का बना होता है जो कि अर्थ पे पाए जाते हैं। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, या वेदरिंग के प्रोसेस से होता है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। तो जो मिनरल्स और ऑर्गेनिक जब एक राइट क्वांटिटी में या राइट रेशियो में मिक्सअप होते हैं ना, तो इससे जो लैंड होती है, जो सॉइल होती है, फर्टाइल हो जाती है। तो दोस्तों देखते हैं वेदरिंग क्या होता है। Within the breaking up and the decay of exposed rocks by temperature changes, frost action, plants, animals and human activity। weathering यानी जो breaking up and decay of exposed जो rocks हैं, जो exposed rocks हैं, उनका break होना और उनका decay होना, उनका खत्म होना किसके थ्रू, by temperature changes, यानी टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, फ्रॉस्ट एक्शन से, प्लांट से, एनिमल से और ह्यूमन एक्टिविटी से, इसको हम वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं लैंडस्लाइड के बारे में थोड़ा। लैंडस्लाइड नॉर्मली क्या होता है कि एक मास मूवमेंट होता है रॉक या डेब्रिस का एक स्लोप के, यानी कि अगर मान लो कोई स्लोप है, ठीक है, यहाँ से मान लो एक रॉक मूवमेंट हो रहा है, कोई एक बड़ी क्वांटिटी में रॉक या डेब्रिस यहाँ से मूव कर गया, इस मास मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं। एक स्लोप की डाउनवर्ड, यानी यहाँ पे अगर कोई भी मूव होगा, कोई मूवमेंट होगा, मान लो यहाँ से रॉक गिरती है तो सीधी सी बात से नीचे जाएगी। ठीक है। तो इसलिए जो एक रॉक का, डेब्रिस का मास मूवमेंट किसी डाउन डाउन द स्लोप, एक स्लोप यानी कि एक स्लोप से डाउन डाउन की तरफ इसका मूव होना, इसको हम क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया, बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गया, यानी जो मिट्टी होती है नीचे की तरफ एक मूव करती है। ठीक है। नॉर्मली दोस्तों एक कंजक्शन विद अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक, फ्लड और वोल्केनोज के साथ आते हैं या इनकी वजह से आते हैं। यानी कि मान लो किसी एरिया में वोल्केनो बस्ट हुआ या अर्थक्वेक आया है, फ्लड आया, उसकी वजह से आते हैं। ठीक है।
तो एक लॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल एक लंबे टाइम की बारिश की वजह से हैवी लैंडस्लाइड हो सकता है, और जो कि रिवर जो होती है, रिवर जो फ्लो होती है उसको ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, मान लो यहाँ से रिवर फ्लो हो रही है, यहाँ पे पहाड़ी है, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ, तो इस रिवर को बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ, इस रिवर को यह ब्लॉक कर सकती है कुछ टाइम के लिए। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवॉक टू द सेटलमेंट डाउनस्ट्रीम ऑन इट्स बर्स्टिंग। तो जो फॉर्मेशन ये होता है, अगर मान लो कोई एक रिवर जा रही है, ठीक है, इस रिवर को आपने ट्राई किया कि दूसरी जगह टर्न करने का, यहाँ पे आपने ब्लॉक लगा दिया, ब्लॉक द सेंस यहाँ पे मान लो डैम जैसा बना दिया, तो जब यह टूटेगा, ये टूट गया, मान लो बारिश की वजह से ज्यादा पानी है, टूट गया, तो अब इस एरिया में जो इनहेबिट हैं, मतलब यहाँ पे जो बसे हुए हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे तबाही ला देता है जो सेटलमेंट है डाउनवर्ड। इन द हिली टेरेन लैंडस्लाइड हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर। तो हिली टेरेन, हिली रीजन में दोस्तों, यहाँ हिली जहाँ का टेरेन जो है हिली है, वहाँ पे लैंडस्लाइड जो है ना एक मेजर और वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर है दैट ऑफन स्ट्राइक लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपाई अ पोजीशन ऑफ अ मेजर कंसर्न। जो कि वहाँ पे लाइफ के लिए बहुत खतरा बना हुआ है, मतलब काफ़ी स्ट्राइक करता है लाइफ को, प्रॉपर्टी को, काफ़ी प्रॉपर्टी को नुकसान किया, काफ़ी लाइफ को नुकसान किया, इसलिए मेजर, अब एक मेजर कंसर्न है। ठीक है, जैसे एक केस स्टडी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में रेकोंग पीओ के पास पांजी विलेज में एक मैसिव लैंडस्लाइड हुआ था, जिसने एक 200 मीटर जो ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड था उसका 200 मीटर डैमेज कर दिया था। नेशनल हाईवे 22, जो ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे 22 है, उसको 200 मीटर ही क्या कर दिया था, डैमेज कर दिया था। यह आखिर में आया क्यों था? दिस लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पांगी विलेज। तो पांगी विलेज में जो इंटेंस ब्लास्टिंग हो रही थी, उसी की वजह से आया था। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ द स्लोप कोलैप्स। तो जो वीक जोन था ब्लास्टिंग की वजह से कोलैप्स हो जाता है, और इंटेंस डैमेज होता है रोड का, नियर बाय विलेजेस में भी। तो पांगी विलेज को उस टाइम कम्प्लीटली वैकेट किया जाता है, खाली कर दिया जाता है। तो इसके मिटिगेशन क्या है, मिटिगेशन मैकेनिज्म, जैसे कि हजार्ड मैपिंग है टू लोकेट एरिया प्रोन टू लैंडस्लाइड। हजार्ड मैपिंग करते हैं कि जो एरियाज लैंडस्लाइड ज़्यादा जहाँ पे आता है, प्रोन टू लैंडस्लाइड है, उसको हजार्ड मैपिंग के थ्रू लोकेट कर देते हैं। सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट। तो अब सीधी सी बात है, जिस एरिया में हमको लगता है कि ज़्यादा लैंडस्लाइड आता है, उस एरिया में कोई भी सेटलमेंट बनाने के लिए अवॉइड करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं रिटेंशन वॉल, यहाँ पे ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे रिटेंशन वॉल बनाई गई है। तो रिटेंशन वॉल ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहिए, ताकि जो लैंड है वो स्लिप ना हो सके। ठीक है, इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। वेजिटेशन कवर हमको इंक्रीज करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन जो है लगाना, ग्रो करना चाहिए, ताकि जो लैंडस्लाइड उसको अरेस्ट कर सके, रोक सके। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो। तो जो सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल होता है, वर्क्स टू कंट्रोल, वो क्या करता है, लैंडस्लाइड के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, किसके साथ, रेन वाटर और स्प्रिंग फ्लो के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ए सॉइल प्रोफाइल, पूरे सॉइल की प्रोफाइल है। जैसे यहाँ पे है, ये है पेरेंट रॉक, ये है विदर्ड रॉक मटेरियल, और ये है सब सॉइल, ये वाला जो है ये है सब सॉइल विद सैंड सिल्ट एंड क्ले। और ये जो टॉप दिख रहा है आपको, ये टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। तो दोस्तों 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में, मिट्टी का 1 सेंटीमीटर, ठीक, यानी 1 सेंटीमीटर बनने में लगभग कई सौ साल लग जाते हैं। ठीक है, तो सोचो डिस्ट्रॉय करने में कितना टाइम लगता है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अब देखते हैं सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स क्या क्या है, मतलब इनकी वजह जो सॉइल बनते हैं उसके मेन फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों सॉइल फॉर्मेशन के जो मेजर फैक्टर हैं वो है नेचर ऑफ पेरेंट रॉक और एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। यानी कोई प्लेस है, यहाँ का जो सॉइल फॉर्मेशन है उसका मेन फैक्टर क्या है, कि यहाँ का जो इसका जो पेरेंट रॉक है वो कैसा है, और यहाँ का क्लाइमेटिक फैक्टर कैसा है। ठीक है, जो अदर फैक्टर्स हैं वो है टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। जो सॉइल फॉर्मेशन के कंपोजिशन को बनने में कितना टाइम लगा है, कितना टाइम पूरा लगा है। ठीक है, हमने क्या देखा कि सॉइल फॉर्मेशन के जो मेन फैक्टर्स हैं वो है पेरेंट रॉक, यानी उसकी मेन फैक्टर उसका है पेरेंट रॉक, उसका पेरेंट रॉक कैसा है। दूसरा है क्लाइमेटिक फैक्टर, उस जगह का क्लाइमेटिक फैक्टर कैसा है। और अदर जो फैक्टर्स हैं वो है टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सॉइल। ठीक, ये सॉइल है। पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक का डिटरमिन करता है, पेरेंट रॉक डिटरमिन करता है कलर, सॉइल की कलर कैसी है, कैसी होगी, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स कंटेंट्स और परमेबिलिटी। रिलीफ, यानी कि रिलीफ का मतलब है टोपोग्राफी। ठीक है, यानी वहाँ का जो रिलीफ है कितने अल्टीट्यूड, उसका जो अल्टीट्यूड रिलीफ, द सेंस अल्टीट्यूड और स्लोप,
ये जो अल्टीट्यूड है यानी सॉइल का जो अल्टीट्यूड है, जितने अल्टीट्यूड पे जितने स्लोप पे है, वह डिटरमिन करता है एक्युमुलेशन ऑफ सॉइल। ठीक है। फ्लोरा, फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन को। ठीक है। क्लाइमेट, यहाँ पे ह्यूमस फॉर्मेशन यानी जो सड़ी सड़ी पत्तियां जब सड़ जाती हैं पूरा ना, उसको ह्यूमस फॉर्मेशन बोला जा रहा है। क्लाइमेट जैसे कि टेम्परेचर और रेनफॉल इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, रेट ऑफ वेदरिंग को और ह्यूमस फॉर्मेशन को। टाइम किसको डिटरमिन करता है, टाइम थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, यानी जो सॉइल का प्रोफाइल कितना थिक होगी। ठीक है, हमने देख लिया जो मेजर फैक्टर है पैरेंट रॉक। पैरेंट रॉक डिटरमिन करता है कलर कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा सॉइल का, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी और मिनरल्स क्या होंगे, कंटेंट और परमेबिलिटी को। उसके बाद हमने रिलीफ देखा, यानी अल्टीट्यूड और स्लोप डिटरमिन करते हैं सॉइल के एक्युमुलेशन को। उसके बाद हमने देखा फ्लोरा, फाउना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वे अफेक्ट करते हैं किसको, रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन को। फिर हमने क्लाइमेटिक फैक्टर देखा, टेम्परेचर और रेनफॉल ये इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, रेट ऑफ वेदरिंग को और ह्यूमस फॉर्मेशन को। अब टाइम जैसा कि हमने देखा डिटरमिन करता है कि जो सॉइल होगी उसकी थिकनेस कितना होगी। ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। डिग्रेडेशन का मतलब होता है पतन या खत्म होना, यानी जो सॉइल है उसका पतन हो रहा है, वो खत्म हो रही है। एंड कंजर्वेशन मेजर्स, उसको कंजर्वेशन में उसको उसको बचाने का, उसको सेव करने का। ठीक है, उसके कंजर्वेशन मेजर्स क्या क्या है, जैसे सॉइल इरोजन एंड डिप्रेशन आर द मेजर थ्रेट टू द सॉइल एज ए रिसोर्स। जैसा कि दोस्तों जानते हैं सॉइल जो कि हमारा एक रिसोर्स है, तो उसके लिए जो मेजर थ्रेट है, जो सबसे बड़ा खतरा है, वो है सॉइल इरोजन और डिप्रेशन। और इसके लिए ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर दोनों क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर की वजह से क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, सॉइल डिग्रेड होती है। ठीक है। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, रेन वॉश, लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स। तो दोस्तों फैक्टर्स जो कि जिनकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन होता है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग कर देना, या तो केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज़ करना यानी ओवर यूज़ करना, रेन वॉश की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से और फ्लड की वजह से। ठीक है। हमने क्या देखा, हमने देखा सॉइल इरोजन और डिप्लेशन के जो सॉइल इरोजन और डिप्लेशन है वह मेजर थ्रेट है किसके लिए, सॉइल के लिए। ठीक है। और ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स की वजह से डिग्रेडेशन हो सकता है किसका, सॉइल का, यानी सॉइल का डिग्रेडेशन किसकी वजह से हो सकता है, ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स की वजह से। ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से डिग्रेड हो रही है सॉइल या सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है, वो है डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग करना, उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड का ओवर यूज कर देना, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे सॉइल कंजर्वेशन के कुछ मेथड दिए गए हैं, जैसे मल्चिंग। द बेयर मल्चिंग में क्या होता है कि जो बेयर ग्राउंड होता है बिटवीन द प्लांट्स, यानी कि एक मान लो एक प्लांट यहाँ पे प्लांटिंग की गई, यहाँ पे प्लांटिंग की गई, एक रो में यहाँ पे कुछ प्लांट लगा दिए गए, एक रो में यहाँ पे कुछ प्लांट लगा दिए गए। तो जो बीच वाला बेयर ग्राउंड होता है यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहां पे क्या कर दिया जाए, एक लेयर बना दिया जाए ऑर्गेनिक मैटर जैसे स्ट्रॉ जैसे ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ मतलब कि यहाँ पे घास फूस जैसा कुछ डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है, सॉइल रेन ऑफ नहीं होती, यानी मिट्टी जो है वो इरोड नहीं होती। पहला, दूसरा जो सॉइल का मॉइस्चर होता है ना वो रिटेन रहता है, वो बना रहता है। कंटूर बैरियर्स, कंटूर बैरियर्स बनाए जाए, जैसे कि स्टोन ग्रास सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटूर, जो अलोंग कंटूर्स होते हैं ना उसके अलोंग में क्या बनाए जाते हैं, स्टोन ग्रास और सॉइल का यूज किया जाता है बैरियर्स बनाने में। ठीक, और इनके सामने ट्रेंचेस बना दी जाती हैं, ट्रेंचेस यानी खाई नुमा थोड़ा बना दी जाती है, ताकि जो पानी है ना वो उसमें कलेक्ट हो जाए। यानी मान लो एक बैरियर यह है, दूसरा बैरियर यह है, तीसरा बैरियर है, ऐसे ऐसे बैरियर है। तो क्या किया जाता है कंटूर बैरियर में, स्टोन ग्रास या सॉइल का इस्तेमाल किया जाता है बैरियर बनाने में। यहाँ पे ऐसे बैरियर बना दिया जाता है। ठीक है, और इसी बैरियर के सामने एक ट्रेंच बना दी जाती है, थोड़ा सा गड्ढा नुमा ऐसे पूरा एक लाइन से बना दिया जाता है, ताकि जो पानी आए वह इसी में कलेक्ट हो जाए। इससे क्या होगा, इससे जो रन ऑफ नहीं होगा, जो सॉइल होगी रन ऑफ नहीं होगी, बहेगी नहीं पानी के साथ। ठीक है। रॉक डैम, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लो कोई एक ये पूरा स्लोपी रीजन, पूरा स्लोप वाला एरिया है। अब इससे पानी जब फ्लो होता है तेजी से, क्या होता है, पानी जब फ्लो होता है उससे क्या होता है, दिस प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। गलीज का मतलब होता है नाली जैसा। ठीक है। कभी आपने देखा होगा कि जब पानी तेजी से फ्लो होता है कहीं से, मान लो आपने कोई भी नाली नहीं बनाया वहां पे, बट वहां पे पानी तेजी से फ्लो हो रहा है, इस चीज को समझना। आई होप आपने देखा भी होगा कि कहीं से अगर पानी तेजी से फ्लो होता है ना, ऑटोमेटिक वहां से क्या होता है, सॉइल इरोड होते 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 एक नाली नुमा ऑटोमेटिक बन जाता है, ऑटोमेटिक बन जाता है अपने से ही। तो रॉक डैम में क्या किया जाता है कि रॉक्स को पाइल्ड अप किया जाता है, रॉक्स को इकट्ठा करके ऐसे ऐसे लगा दिया जाता है।
तो इससे क्या होता है, जब पानी तेजी से फ्लो होता है ना, यहाँ पे रुक जाता है, पानी का जो फ्लो है यहाँ पे स्लो हो जाता है ना। इससे क्या होता है कि स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, यानी अब पानी ऐसे आ रहा है, समझना इस चीज को कि पानी मान लो ऐसे तेजी से आ रहा है और आपने कुछ नहीं लगाया, ऑटोमेटिक गली बना लेगा, गली द सेंस यहाँ पे नाली बना के निकल जाएगा, इससे सॉइल भी इरोड होगी। तो अब आपने क्या किया कि यहाँ पे रॉक्स को लगा दिया, पूरा रॉक का एक ढेर यहाँ पे लगा दिया, इससे क्या हुआ, पानी यहाँ तक आया और यहाँ पे स्लो डाउन हो गया और स्पीड यहाँ पे कम हो गई, फिर यहाँ पे आपने लगा दिया, यहाँ पे भी स्पीड कम हो गई, फिर यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे भी स्पीड कम हो गई। इससे क्या हो रहा है कि सॉइल लॉस नहीं हो पा रहा है, जो मिट्टी है इरोड नहीं हो रही, क्योंकि और क्या नहीं हो, क्योंकि गली तो बनी नहीं रही, नाली तो बनी नहीं रही, मिट्टी इरोड नहीं हो रही और उसके बाद गली भी नहीं बन रहा है, यानी जो नालीनुमा बन जाता है वो भी नहीं बनता है। टेरिस फार्मिंग, फार्मिंग क्या में क्या होता है, ब्रॉड फ्लैट स्टेप बना दिए जाते हैं, या जिनको टेरिस भी बोला जाता है। स्टीप स्लॉप पे, जो स्टीप स्लॉप होता है माउंटेन्स का, उस पे ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स बना दिए जाते हैं, टेरिस बना दिए जाते हैं, ताकि फ्लैट सरफेस मिल पाए, किसके लिए, क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, अब जैसे फ्लैट सरफेस इधर इधर पूरा फ्लैट सरफेस बनाया गया ना, पहाड़ी पे नॉर्मली आपको ऐसे स्लोप मिलता है, बट यहाँ पे आपको देखो ऐसे फ्लैट सरफेस बना दिया जाता है, ठीक है, ताकि वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो कराया जा सके। इससे क्या होता है, सरफेस रन ऑफ कम होता है और सॉइल इरोजन भी कम होता है। इंटरक्रॉपिंग, इसमें क्या किया जाए, इंटरक्रॉपिंग यानी डिफरेंट डिफरेंट फसल, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज, डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है अल्टरनेट रोज में, और डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश से सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। कंटूर प्लगिंग, कंटूर प्लगिंग में क्या होता है, plugging parallel to the contours of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope। तो दोस्तों कंटूर प्लाइंग में क्या होता है कि प्लाइंग पैरेलल, प्लाइंग मतलब जोतना, तो इसमें क्या किया जाता है, कोई हिल स्लोप है, उसके जो भी अलॉन्ग में क्या है, कंटूर है, तो उसी के पैरेलल खेतों को जोत दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, कंटूर प्लाइंग में क्या करता है, किया जाता है, उसके पैरेलल क्या किया जाता है, प्लाइंग कर दिया जाता है, ताकि एक नेचुरल बैरियर बन सके फॉर वाटर टू फ्लो डाउन। और जब नेचुरल बैरियर बन जाता है तो पानी जो है सीधे फ्लो नहीं हो पाता, इससे जो सॉइल इरोजन है वो भी कम होता है। शेल्टर बेल्ट, तो शेल्टर बेल्ट क्या होता है दोस्तों, कोस्टल रीजन में और ड्राई रीजन में क्या होता है कि रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड, तो कई रोज लगाए जाते हैं, रोज में यानी कि एक रोज में क्या होता है, कई रो में ट्रीज प्लांट किए जाते हैं, ताकि इससे क्या होता है, टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। तो विंड मूवमेंट पे रोक लगेगा, यानी जो प्लांट होंगे वो विंड के मूवमेंट को रोक लेंगे, इससे जो सॉइल कवर होगा वो प्रोटेक्ट रहेगा, ठीक है। वाटर, तो दोस्तों वाटर के बारे में यानी कि पानी के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों पानी जो है वह एक वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, यानी जो वाटर है वह एक वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, वाइटल द सेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं अर्थ के सरफेस पे, अर्थ का जो सरफेस है उसके 3/4 पे क्या है, वाटर है, 3/4 हिस्से पे वाटर है, यानी कि 4 हिस्से में 3 हिस्से पे क्या है, पानी है, यानी 70% हिस्से पे क्या है, पानी है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वाटर प्लेनेट बोला जाता है, ठीक है। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशियन दैट लाइफ बिगन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। प्रिमिटिव ओशियन यानी पुराने ओशियन जो है, ठीक है, यानी यह जो ओशियंस है, इन्हीं प्रिमिटिव ओशियन में जो लाइफ स्टार्ट हुई थी आज से लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुई थी। यहाँ तक टुडे भी, आज भी द ओशियन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो आज के टाइम में भी जो ओशियन कवर है दोस्तों, यानी पानी जो है वह 2/3 अर्थ के सरफेस के 2/3 पे है। देखो एक चीज कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कंफ्यूज द सेंस, पहले हमने देखा कि यहाँ पे है 3/4 पे पानी है, यहाँ पे हमने देखा कि 3/4 पे क्या है, पानी है, और यहाँ पे बोल रहा 2/3 पे पानी है। अब देखो अर्थ को यहाँ पे 4 हिस्से में डिवाइड किया गया है, यानी अर्थ के 4 हिस्से पे 3 हिस्से पे पानी है, ठीक है, और यहाँ पे अर्थ के 3 हिस्से पे 2 हिस्से पे पानी है, यानी कि कितना बच रहा है, यहाँ पे 1/3 बच रहा है लैंड का, यानी कि जहाँ पे मान लो आपने सपोज यहाँ पे आपने सबसे पहले बात की 3/4, यानी कि अर्थ के 4 हिस्से में से 3 हिस्से पे पानी है, 3 हिस्से पे क्या है, वाटर है, और एक हिस्से पे क्या है, लैंड है, ठीक है, समझना। अब यहाँ पे 2/3 की बात की गई, 2/3 टोटल 2/3 की बात की गई, और यहाँ पे बोला गया दो हिस्से पे अर्थ के 2/3 हिस्से पे यानी क्या है, वाटर है, और 1/3 हिस्से पे क्या है, लैंड है, यानी दोनों इक्वल हो गया ना, ठीक है। तो सेम ही चीज है, चाहे 3/4 बोलो आप, चाहे 2/3 बोलो, यानी कि आज के टाइम पे भी जो ओशियन कवर है, अर्थ के सरफेस पे जो ओशियन कवर है वो 2/3 है, और उस ओशियन में बहुत एक लार्ज वैरायटी के प्लांट्स हैं और एनिमल लाइफ हैं, ठीक है। द ओशियन
वाटर इज हाउएवर सैलिन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जैसा कि हम जानते हैं जो ओशियन वाटर है दोस्तों क्या सैलिन है, सॉल्टी है, यानी कि खारा, जो ओशियन का पानी है वो खारा है, तो इसलिए वो ह्यूमन कंजम्पशन के यूज नहीं, यानी ह्यूमन उसको यूज नहीं कर सकते। फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 2.7%। जो फ्रेश वाटर है टोटल, यानी हमने तो देख लिया 70% पार्ट पे पानी है, बट इसमें से 2.7% यानी जो 100% है उसमें केवल यानी कि जो पानी का परसेंटेज 100% है, ठीक है, यानी कि अब जैसे कि 3/4 में पानी है, तो इसमें से केवल 2.7% क्या है, फ्रेश वाटर है। अब इसमें से भी नियरली 70% ऑफ दिस ऑकर एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स। अब देखो भैया, पहले तो हमने देखा कि जो 3/4 था जिसमें कि पानी था, उसमें से केवल और केवल 2.7% फ्रेश वाटर थे। कितना, 2.7% था फ्रेश वाटर। अब इस 2.7% में दोस्तों कितना, 2.7% में जो 70% पानी है, जो 70% पानी है वह इनएक्सेसिबल है। इनएक्सेसिबल द सेंस की, क्योंकि यह आइस शीट्स के रूप में पाया जाता है, ये जो 70% पानी है आइस शीट्स के रूप में है, या ग्लेशियर अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन में ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ पानी है। इसकी लोकेशन की वजह से यह क्या है, इनएक्सेसिबल है। यानी 2.7% में भी हमने देखा कि 70% जो पानी है वो इनएक्सेसिबल है। तो अब बचा ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। केवल ह्यूमन यूज के लिए दोस्तों केवल 1% फ्रेश वाटर है और वह ह्यूमन यूज के लिए फिट है। इट इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर, जो कि ग्राउंड वाटर के रूप में, रिवर्स वाटर के रूप में और लेक्स में पानी के रूप में उपलब्ध है। एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में वाटर लेवल के रूप में, यानी जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट है। तो दोस्तों हमने देख लिया फ्रेश वाटर कितना कम है, हमको पीने के लिए कितना, जो ह्यूमन यूज के लिए फ्रेश वाटर है कितना कम है। इसलिए जो फ्रेश वाटर है वह एक मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस है ऑन अर्थ पे, सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, यानी सबसे बहुमूल्य सब्सटेंस है क्या, फ्रेश वाटर। ठीक है, मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस है। वाटर को नहीं ऐड किया जा सकता है, नहीं सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है अर्थ से। यानी कि ऐसा नहीं है जैसे कि हमको भले से लगता है कि बारिश के बाद पानी ज़्यादा होता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी वाटर साइकिल के बारे में क्लास 7 में डिस्कस किया था। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, बट इसका जो वॉल्यूम होता है टोटल कांस्टेंट आता है, यानी कि अर्थ पे वाटर को ना ही ऐड किया जा सकता है ना ही कम किया जा सकता है। इसका जो टोटल वॉल्यूम है वह कांस्टेंट रहता है। इट्स अबंडेंस ओनली सीम टू वेरी बिकॉज इट इज इन कांस्टेंट मोशन। इसको ऐसा लगता है कि यह वेरी करता है, बट यह किस वजह से लगता है, कांस्टेंट मोशन की वजह से, साइक्लिंग थ्रू द ओशियंस, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन। क्योंकि जो है कांस्टेंट जो मोशन करता रहता है, साइक्लिंग करता रहा है ओशियन, एयर और लैंड के बीच में, और फिर से वापस आ जाता है, यानी ये साइकिल होता रहता है। अब जैसे कि थ्रू किसके थ्रू यह मोशन करता है, प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। हमने देखा था दोस्तों, आपको याद होगा क्लास 7th में, अगर आपने नहीं देखा क्लास 7th में आप जाइए वाटर वाले चैप्टर में आपको दिखेगा, वहाँ पे हमने बहुत ही क्लियरली डिस्कस किया हुआ। इस चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाओगे, जियोग्राफी क्लास 7 जियोग्राफी में आपको मिलेगा वाटर। ठीक है, तो वाटर के चैप्टर में आप जाओगे, वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, बहुत ही डीपली हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। बट फिर भी एक ब्रीफ में हम देख लेते हैं वाटर क्या होता है। अब जैसे कि पानी है, यानी बारिश हुई, यहाँ पे पहाड़ी है, बारिश हुई, रन ऑफ के रूप में पानी आया। अब यह पानी क्या हुआ, इस वाटर बॉडीज में आया, फिर वाटर बॉडीज में क्या होता है कि इवेपोरेशन के थ्रू, यानी वाटर वेपर बन के ऊपर चला गया। वाटर वेपर बन के यह पानी जो था अपना रूप बदला, वाटर वेपर के रूप में ऊपर जाता चला गया। एक टाइम आया कि यह यहाँ पे टेम्परेचर कम होने की वजह से यह क्या हो गया, कंडेंस हो गया। कंडेंस होकर किस में पड़ा, क्योंकि हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में, यानी पूरे एनवायरनमेंट जो हमारा एटमॉस्फेयर है दोस्तों, उसमें डस्ट पार्टिकल जो है कि घूमते रहते हैं। तो यह जो पार्ट था, यह जो वाटर वेपर था, यहाँ पे तो नहीं जमा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था यहाँ पे। तो ऊपर गया, जब टेम्परेचर कम हो गया, यही वाटर पार्टिकल कंडेंस हो गए, जो धूल के कण पूरे एटमॉस्फेयर में घूम रहे थे, उस पर जब कंडेंस हो गए तो ये किसके रूप ले लिए, ये ले लिए बादल का रूप। ठीक है, यानी क्लाउड का रूप ले लिए। अब इस क्लाउड से, यानी हमने देखा कि पहले, अब इस क्लाउड से क्या हुआ, एक टाइम आया जब इसका क्लाउड में क्या होता है, वाटर वेपर रहता है, जब उसकी जो कैपेसिटी है वाटर वेपर को होल्ड करने की कम हो जाती है, कम हो जाती है, तो क्या होता है कि वो बारिश होती है। या तो मान लो ये यह वाटर वेपर पूरा भरा हुआ है, बादल में पानी है, तो ये बादल जब घूमता जाता है किसी पहाड़ी से टकराया तो क्या होता है, बारिश होती है। तब यहाँ से फिर प्रेसिपिटेशन के रूप में बारिश होता है। तो हमने क्या देखा, वाटर साइकिल चलता रहता है। पहले हमने देखा प्रेसिपिटेशन के रूप में पानी नीचे आया, फिर उसके बाद देखा इवेपोरेशन के रूप में ऊपर गया, फिर कंडेंसेशन हुआ तो बादल बन गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि
प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। रन ऑफ, प्रेसिपिटेशन और इवेपोरेशन के प्रोसेस से क्या होता है, ये पानी जो है साइक्लिंग करता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि जो पानी है न इसको हम बढ़ा सकते हैं, मतलब न ही ऐड कर सकते हैं, न ही कम कर सकते हैं। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। तो जो ह्यूमन है, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर यूज कर रहा है, केवल ड्रिंकिंग और वॉशिंग के लिए नहीं, यानी ह्यूमन ड्रिंकिंग और वॉशिंग के लिए ही आप वाटर का ह्यूज अमाउंट नहीं यूज कर रहा है, बट आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के प्रोसेस में भी काफी पानी यूज कर रहा है। जैसे कि वाटर फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए थ्रू रिजर्वियर्स ऑफ डैम्स आर द अदर यूजेस। तो अदर जो यूजेस है पानी के, वे हैं एग्रीकल्चर के लिए पानी यूज करता है ह्यूमन, इंडस्ट्रीज के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, increasing population, rising demand for food and cash crops, increasing urbanization and rising standards of living are the major factors leading to shortage in supply of fresh water, either due to drying up of water sources or water pollution। तो दोस्तों कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो शॉर्टेज हो रहा है फ्रेश वाटर की सप्लाई में। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से, पॉपुलेशन की इंक्रीज होने के साथ साथ डिमांड इंक्रीज हो रहा है किसका, फूड का और कैश क्रॉप्स का, और अर्बनाइजेशन भी इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद जो राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो लोगों के रहने का स्टैंडर्ड है वो भी राइज हो रहा है। इसकी वजह से ये क्या है, ये सारे मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फ्रेश वाटर की सप्लाई में कमी आ रही है। वो किस वजह से, आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेस और वाटर पॉल्यूशन, या तो जो वाटर सोर्सेस हैं ड्राई अप हो जा रहे हैं, सूख जा रहे हैं, या तो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। अब जैसे एन एवरेज अर्बन इंडियन यूजेस अबाउट 150 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। तो एक एवरेज जो अर्बन इंडियन है वह कितना पानी एक दिन में यूज करता है, 150 लीटर्स। सोचो केवल एक दिन में 150 लीटर्स पानी यूज कर रहा है। सिर्फ पीने के लिए 3 लीटर, पीने के लिए ज्यादा नहीं, खाने के लिए भी 4 लीटर, बाथिंग के लिए कितना 20 लीटर्स, फ्लशिंग के लिए 40 लीटर्स, क्लॉथ्स यानी कपड़े धुलने के लिए 40 लीटर्स, यूटेंसिल धुलने के लिए यानी बर्तन और 20 लीटर्स, गार्डनिंग के लिए 23, टोटल कितना 150 लीटर्स। यानी एक जो एवरेज इंडियन है, अर्बन इंडियन, वह कितना लीटर पानी यूज कर रहा है, 150 लीटर्स पानी एक दिन में।